कहते हैं हम अरावली पर्वतमाला। देखिए अरावली पर्वतमाला, और यदि हम मैप से बात करें तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो मैप से ही बनने वाले हैं। ये रहा आपके सामने मैप। दिशा की बात कर देते हैं पहले। ये उत्तर है, ये आपके दक्षिण, ये आपके याद रखिएगा पश्चिम, ये आपके क्या है पूर्व। ठीक है, और हम जिस अरावली के बारे में पढ़ रहे हैं वो आपकी ये रही, ये क्या है अरावली। ठीक है, देखिए ये आपके अरावली। ये आपके अरावली। और वो मैप में इसीलिए दर्शाया क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आपके सामने यही बनता है कि अरावली विस्तृत है किस दिशा से किस दिशा की ओर। तो याद रखिएगा कि अरावली का जो विस्तार है वो आपके किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये ऐसे विस्तृत है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से क्या है विस्तृत। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये तो ठीक है, दिशा से विस्तृत हो गई, लेकिन पूछा जाता है कि अरावली का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। तो आपको याद रखना है कि अरावली का जो विस्तार है वो पालनपुर, पालनपुर, पालनपुर गुजरात से, यहां पालनपुर गुजरात से लेकर याद रखिएगा रायसीना हिल के रूप में, रायसीना हिल्स के रूप में है। हाँ, याद रखिएगा नई दिल्ली, रायसीना हिल्स के रूप में नई दिल्ली तक फैली हुई है कौन सी, याद रखिएगा अरावली। ठीक है, इस अरावली की चर्चा हम करते हैं कि इस अरावली की कुल लंबाई कितनी है। याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली की कुल लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर इस अरावली की क्या है कुल लंबाई है, याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जाए कि राजस्थान में इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। तो याद रखिएगा यहां पर है आपके स्थान एक खेड़ब्रह्म। वैसे सुजस जब आप पढ़ते हैं तो ये जो खेड़ब्रह्म स्थान है ये गुजरात में दर्शाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ से जहाँ से शुरुआत है वो जिला है सिरोही। तो हम अक्सर पढ़ते हैं खेड़ब्रह्म सिरोही से लेकर यहाँ खेतड़ी झुंझुनू तक, यहाँ तक आप पढ़ते हैं, याद रखिएगा यहां से लेकर यहां तक हमारे राजस्थान में क्या है विस्तृत। इसीलिए आपको पूछा जाता है कि ये जो अरावली है इस अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई। तो याद रखिएगा अरावली की जो राजस्थान में लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी है, याद रखिएगा 550 किलोमीटर। लेकिन एक क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कुल अरावली का, आप बताइएगा कुल अरावली का कितना भाग, कुल अरावली का कितना भाग राजस्थान में अवस्थित है। लीजिए कुल अरावली का कितना भाग
राजस्थान में अवस्थित है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखिए, कुल अरावली की लंबाई कितनी है? 692। राजस्थान में कितनी लंबाई है? याद रखिएगा 550। ठीक है, इसीलिए यहां से भी आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है कि कुल अरावली का कितना भाग राजस्थान में अवस्थित है। तो याद रखिएगा 79.48%, यानी कि आप बोल सकते हैं लगभग 80%। ठीक है, लगभग 80% अरावली का जो हिस्सा है वो कहां पर है? आपके राजस्थान में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ रखा है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। अरावली की आप औसत ऊंचाई की चर्चा करेंगे तो ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो याद रखिएगा 930 मीटर। अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? याद रखिएगा 930 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इस अरावली के बारे में कहा जाता है कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित वे अपशिष्ट पर्वतमाला है। अपशिष्ट पर्वतमाला है, याद रखिएगा। अच्छा, इस अरावली पर्वतमाला की विशेषता से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। अरावली की विशेषता क्या क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, अरावली की विशेषता, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि ये जो अरावली है राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य करती है। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। पहली विशेषता याद रखिए कि अरावली जो है वो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। अरावली जो है, याद रखिएगा, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो भाग बनता है मरुस्थल और एक बनता है, याद रखिएगा, गैर मरुस्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये बीच में अरावली है तभी मरुस्थल का प्रसार इधर नहीं हो पाता है, और ये भी एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। तीसरी विशेषता इसकी कि अरावली जो है वो रेगिस्तान मार्च को रोकती है। रेगिस्तान मार्च को रोकती है। रेगिस्तान मार्च का मतलब है कि मरुस्थल का जो प्रसार है वो इधर से इधर नहीं हो पाता है क्योंकि बीच में क्या है? अरावली, याद रखिएगा। ये इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता है। और चौथी इसकी खास बात क्या है? याद रखिएगा, ये जो अरावली है, यही लिख रहा हूं, अरावली, याद रखिएगा, अरब सागरीय मानसून से वर्षा कराने में मानसून से वर्षा कराने में याद रखिएगा असमर्थ है। समर्थ नहीं है, क्या है? याद रखिएगा, असमर्थ है। अरावली जो है वो आपके, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये अरब सागरीय जो मानसून है उससे वर्षा कराने में क्या है? असमर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो अरावली है ये आपके धात्विक खनिजों से संपन्न है। धात्विक खनिजों से संपन्न है। और धात्विक खनिजों से क्यों संपन्न है? क्योंकि अरावली के अंदर धारवाड़ करम की चट्टानें हैं। क्या है? धारवाड़ करम की चट्टानें हैं। क्योंकि अरावली जो है वो किसका भाग है? तो याद रखिएगा, अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भी याद रखिएगा, अरावली किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का क्या है? ये भाग। और याद रखिएगा इसकी जो उत्पत्ति है वो कब हुई है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन युग में।
अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है वो किस काल में हुई है? तो याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में, ये और इंपॉर्टेंट है। तो अरावली से संबंधित ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी बन सकता है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है। और याद रखिएगा कि अरावली जो धात्विक खनिजों से संपन्न है, वन्य, ये आपके वन्य जीव संपदा से भी क्या है, संपन्न है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार देख लीजिएगा, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित और अपशिष्ट पर्वतमाला है, पहली बात। दूसरी, इसकी जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। तीसरी बात, ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अगली बात याद रखिएगा कि अरावली जो पर्वतमाला है, हाँ, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 930 मीटर। इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? तो याद रखिएगा पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल के रूप में। ठीक है, हरियाणा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है ढोसी की पहाड़ी, बताइएगा उसकी ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर हरियाणा में इसको, हाँ, ढोसी की पहाड़ी भी बोलते हैं। बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है ढोसी की पहाड़ी की? ठीक है, और राजस्थान में इसका विस्तार शिरोई से लेकर खेतड़ी तक है, याद रखिएगा। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी 550। इसीलिए क्वेश्चन बनता है यहां से कि कुल अरावली का कितना भाग जो है वो राजस्थान में अवस्थित है, याद रखिएगा लगभग आपके 80, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट और बात है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि अरावली जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो याद रखिएगा जल विभाजक का कार्य करती है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, रेगिस्तान मार्च को रोकती है, अरब सागरीय मानसून से वर्षा कराने में असमर्थ है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगली बात याद रखिएगा कि धात्विक खनिजों से क्या है, ये संपन्न है। धात्विक खनिजों से क्या है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संपन्न है। बालू का स्तूप, सबसे पहली बात कि ये जो आपके सामने बरखान बालू का स्तूप है, ये क्या होता है? देखिएगा, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर आ जाता है आपके सामने। कैसे पूछा जाता है कि देखिए, पूछा जाता है आपको कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, याद रखिएगा कौन सा है? याद रखिएगा बरखान बालू का स्तूप। आप सब जानते हैं बालू का मतलब है रेत, स्तूप का मतलब रेत का कोई ना कोई आकार। और जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा बरखान। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, उसे क्या बोलते हैं आप? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तो डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा बरखान। ठीक है, दूसरी बात, ये मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में। लेकिन पूछ लिया जाए आपको कि कौन सी समवर्षा रेखा, तो याद रखिएगा 20 सेमी से 35 सेमी समवर्षा, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों के मध्य क्षेत्रों में कौन सा है? याद रखिएगा बरखान बालू का स्तूप। अच्छा, इसकी ऊंचाई की भी आप बात करेंगे कि बरखान जो बालू का स्तूप है ये कितना ऊंचा, तो याद रखिएगा 10 से लेकर 20 मीटर ऊंचाई। 10 से लेकर कितनी है? 20 मीटर, याद रखिएगा। अगर चौड़ाई की आप बात करेंगे, चौड़ाई, तो याद रखिएगा फिर वो 100 से 200 मीटर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो बरखान है, आप पूछेंगे कि सर बरखान कहाँ का प्रसिद्ध है, बरखान बालू का स्तूप? तो फिर याद रखिएगा वो है आपके सामने भालेरी। भालेरी पालेरी गांव आप सुनते हैं ना, चूरू,
यहाँ के बरखान क्या है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है ये। हाँ, और अगली बात याद रखिएगा, अगली बात यह है कि सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक नुकसानदायी कोई बालू का स्तूप है तो वो यही है, सर्वाधिक नुकसानदायी। तो ये तो आपके सामने बरखान बालू का स्तूप से रिलेटेड चर्चा है, क्योंकि एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है, बरखान वाला। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है, बरखान, पश्चिमी राजस्थान में है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में भी याद रखेगा 20 सेमी से लेकर 35 सेमी की जो समवर्षा रेखा है, उनके मध्य में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो है आपके कौन से, याद रखिएगा, बरखान बालू का स्तूप। ठीक है, इनकी ऊंचाई 10 से लेकर 20 मीटर तक होती है, चौड़े याद रखिएगा 100 से 200। प्रसिद्ध है भालेरी गांव चूरू, और सर्वाधिक क्या है, ये नुकसानदायी बालू का स्तूप है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर दो बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु लिख रहा हूं। एक तो आपको पूछा जाए कि सीप क्या है, और एक तरफ लिख दे आपको कि बरखान क्या है, तो याद रखिएगा सीप जो है वो है आपके अनुदेधरीय, अनुदेधरीय बालू का स्तूप, अनुदेधरीय बालू का स्तूप शीप है। जबकि याद रखिएगा बरखान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। याद रखिएगा ये जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं ना, ये आपके पवन की दिशा के समांतर बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, पवन की दिशा, पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। जबकि पवन की दिशा के समकोण, पवन की दिशा के समकोण बालू का स्तूप, यानी कि आपको पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है जो कि 90 डिग्री, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तो पवन की दिशा के समकोण बनने वाला जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि धरियन क्या है, धरियन, याद रखिएगा ये आपके एक गतिशील बालू का स्तूप है। किस प्रकार का है, गतिशील बालू का स्तूप, या फिर इसे आप बोल सकते हैं भ्रमणशील बालू का स्तूप। भ्रमणशील जो बालू का स्तूप होता है उसे आप क्या बोलते हैं, याद रखिएगा धरियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से बालू का स्तूप से रिलेटेड भी आपके सामने कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाँ, जैसे आपके सामने दो क्वेश्चन और भी लिख देता हूं मैं, वहां से भी क्वेश्चन आता था। कौन सा देखिएगा, जैसे दो क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से देखिएगा। एक तो क्वेश्चन है आपके सामने ये कि एक तो क्वेश्चन बताइएगा कि राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, और एक बताइएगा कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितने प्रतिशत है। आप जब मरुस्थल पढ़ते हैं तो ये दो प्रकार के फैक्ट आप जरूर पढ़ते हैं, बताइए। हाँ, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, याद रखिएगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वो तो है आपके सामने 41.50%, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
और युक्त की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा 48.5%, यानी कि 50%। लीजिए, ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। यहां से आप